Hello students, today in this video we will discuss about a new chapter photoelectric effect, matter waves, and in other words we can say dual nature of radiation. डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन या फिर हम बोल सकते हैं इसको विकिरण की द्वैत प्रकृति। विकिरण की द्वैत प्रकृति। तो इस वीडियो में हम जो इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि किस तरह से एक जो विकिरण होता है, रेडिएशन होता है, वो कण की नेचर को और पार्टिकल की नेचर को और जो हमारी वेव है उसको किस तरह से शो करता है, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करता है, उसका किस तरह से दोनों ही नेचर्स में किस तरह से उसका बिहेवियर होता है। ओके, तो देखिए जो हमारा विकिरण होता है रेडिएशन विकिरण, इसमें क्या होता है, सबसे पहला जो ये प्रॉपर्टी शो करती है वो शो करती है पार्टिकल नेचर, या फिर इसको कहते हैं कण की प्रकृति। कण की प्रकृति। सेकंड जो प्रॉपर्टी ये शो करती है वो करती है वेव प्रॉपर्टी, वेव नेचर, या फिर बोल सकते हैं तरंग प्रकृति। तो यहाँ पे होता क्या है कि देखिए जो कुछ फिनोमिना, कुछ नेचुरल फिनोमिना हमारे ऐसे हैं कि जिसमें रेडिएशन की पार्टिकल नेचर रिप्रेजेंट होती है या शो होती है, और कुछ हमारे इफ़ेक्ट ऐसे हैं जिसमें क्या होता है, जो नेचुरल इफ़ेक्ट्स हैं, नेचुरल फिनोमिना है कि जिसमें वेव नेचर शो होती है। तो देखिए जो फिनोमिना वेव नेचर को शो करते हैं उसमें सबसे पहला फिनोमिना है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मतलब व्यतिकरण। देखिए थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। तो इंटरफेरेंस में क्या होता है, ये इसको हिंदी में हम व्यतिकरण कहते हैं। तो व्यतिकरण की घटना वो है कि जो हमारी वेव होती है तो उसमें दो प्रकाश पुंजों के मिलने से कुछ स्थानों पर अंधेरा हो जाता है और कुछ पर क्या हो जाता है, कंप्लीटली हमें वाइट लाइट मिलती है। तो वहाँ पे एक जगह पे क्या कहते हैं, उसको डार्क इंटरफेरेंस बोलते हैं, डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं, दूसरी जगह पर हमें वाइट फ्रिंजेस मिलती हैं, उसको दीप्त बोलते हैं। ठीक है, तो ये घटना क्या कहते हैं, ये वेव प्रॉपर्टी को, वेव नेचर को शो करती है। दूसरी बात डिफ्रैक्शन, जिसको विवर्तन बोलते हैं। इसमें ये जो फिनोमिना है ये भी वेव नेचर को शो करता है। और तीसरा है पोलराइजेशन, ध्रुवण। तो ये तीनों जो फिनोमिना है, ये तीनों फिनोमिना वेव नेचर को एक्सप्लेन करते हैं कंप्लीटली। ओके, अब उसके बाद में जो पार्टिकल नेचर है उसको शो करने वाले जो फिनोमिना है उसमें नंबर एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है
इसमें क्या होता है कि जब कोई एक लेवल से फ्रीक्वेंसी लेवल से ऊपर की फ्रीक्वेंसी का जब फोटोन किसी भी मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होता है तो क्या करता है वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को एमिट कर देता है, तो ये जो फिनोमिना है इसमें क्या होता है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। उसी तरह से दूसरा फिनोमिना है कॉम्पटन इफेक्ट। तो कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है कि जब कोई फोटोन किसी हाई एटॉमिक मास वाले किसी मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होता है तो उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसमें अंतर आ जाता है, उसकी वेवलेंथ में और फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाता है, और वहाँ से और वो उसकी जो एनर्जी है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन को वहाँ से एमिट करने में, और एक उसकी खुद एक फोटो और वो फोटोन खुद भी वहाँ से उत्सर्जित हो जाता है। ठीक है, तो ये जो दोनों फिनोमिना हैं, ये दोनों फिनोमिना क्या कहते हैं, कण प्रकृति को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक वो फिनोमिना है जिसमें क्या होता है कि जब कोई प्रकाश पुंज किसी मेटल पर डाला जाता है तो क्या होता है, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ठीक है, तो इसी प्रभाव को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तो सन 1887 में हर्ट्ज ने देखा कि जब विद्युत विसर्जन नालिका की ऋण प्लेट पर पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज डाली जाती हैं, किसने, हर्ट्ज ने, कि जब किसी नेगेटिव प्लेट पर अल्ट्रावायलेट रेज डाली जाती हैं तो क्या होता है, तो विद्युत विसर्जन अधिक सुगमता से हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि इसके बाद में एक साइंटिस्ट और आए, उन्होंने क्या किया, उनके एक वर्ष पश्चात मतलब 1889 में, और इन साइंटिस्ट का नाम था हॉलवेस। क्या नाम था? हॉलवेस। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस पूरे प्रक्रम को एक उपकरण की सहायता से समझाना प्रारंभ किया, और इन्होंने बताया कि इन्होंने एक निर्वात बल्ब ले लिया। निर्वात बल्ब मतलब एक शीशे का एक ऐसा एक तरह की, मतलब जिस तरह कह सकते हैं कि स्फेयर, होलो स्फेयर टाइप का शीशे का ले लिया, और उसके अंदर क्या किया, उसके अंदर दो प्लेटें लगाई, नेगेटिव और पॉजिटिव। देखिए, ये वाली प्लेट पॉजिटिव थी और ये वाली प्लेट नेगेटिव थी, और इसको क्या किया इन्होंने, एक यहाँ पर बैटरी से जोड़ दिया, और यहाँ पर उन्होंने एक धारामापी लगा दिया, और उसके बाद में क्या हुआ, इस पर ये जो है, इस पर उन्होंने अल्ट्रा वायलेट रेज को इंसिडेंट कराया, यूवी रेज। जब उन्होंने यूवी रेज को इस पर उन्होंने इंसिडेंट किया तो क्या हुआ, इस प्लेट से, जो नेगेटिव प्लेट थी, इससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हुआ। और ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव थे तो, और ये पॉजिटिव प्लेट है, तो नेगेटिव जो है पॉजिटिव प्लेट की ओर आकर्षित हुई, क्योंकि हमें पता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल करते हैं, और नेगेटिव पॉजिटिव, या ऐसे कह सकते हैं कि सिमिलर चार्ज रिपल टू ईच अदर एंड डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की ओर आकर्षित हुए, अट्रैक्ट हुए, और क्या हुआ, यहाँ पर एक धारा बहनी शुरू हो गई। हमें एक धारा बहनी शुरू हो गई, और ये जो डिटेक्टर है, डिटेक्टर मतलब धारा मापी है, इसमें विक्षेप आने शुरू हो गए, इसमें रिफ्लेक्शंस आने शुरू हो गए।
इस डिफ्लेक्शन हुई, मैं रिफ्लेक्शन नहीं बोलेंगे, डिफ्लेक्शन, इसमें ये इसकी जो निडल थी वो डिफ्लेक्ट हुई। तो इससे पता चला कि भाई जब किसी प्लेट पर किसी धातु पर अल्ट्रावायलेट या प्रकाश डाला जाता है तो क्या होता है कि उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। अच्छा, जो धारा इसमें प्रवाहित हुई उस धारा को क्या कहा? प्रकाश वैद्युत धारा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। अब उसके बाद में 1898 में, सन 1898 में जे थॉमसन ने देखिए, जे थॉमसन को प्रोटॉन की खोज के लिए भी का श्रेय भी जे थॉमसन को ही दिया जाता है। प्रोटॉन की खोज जो है थॉमसन ने की थी, तो ये बातें मैं बता रहा हूँ तुमसे थोड़ा। ठीक है। तो थॉमसन ने सिद्ध किया कि जब प्रकाश के गिरने पर धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, और उसके बाद 1900 में लेनार्ड ने बताया कि जब प्रकाश जो है ऋण प्लेट पर प्रकाश किरणें या परावैंगनी किरणें डाली जाती हैं तो उससे निकले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, धन आवेशित प्लेट की ओर क्या होने लगते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। और उसके बाद में परिपथ, देखिए कोई भी परिपथ, देखिए ये पूरा परिपथ है, एक ये बैटरी लगी हुई है, तो ये परिपथ, देखिए परिपथ में धारा का चालन जब तक नहीं होता जब तक कि वो जो हमारा सर्किट है वो कंप्लीट ना हो जाए। तो देखिए जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ की ये चलने लगे यहाँ से, तो क्या हुआ? सर्किट जो है वो कंप्लीट हो गया और धारा सुगमता से उसमें बहनी शुरू हो गई। ठीक है। तो सर्किट प्लेट हो गया, और सर्किट के पूरा होने पर धारा कभी नहीं बहती। ये बात ध्यान रखना कि कभी भी सर्किट यदि पूरा नहीं है, सर्किट बीच में से कट है, तो उसमें धारा कभी भी प्रवाहित नहीं होगी। तो उन्होंने क्या क्या बताया कि प्रकाश किरणों के प्रभाव से धातु से इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जन की घटना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। एक बार सुनिए, प्रकाश किरणों के प्रभाव से धातु से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं, और जो धारा उसमें उत्पन्न होती है उसको प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है। अब देखिए इसके बाद में क्या होता है। जब किसी निश्चित न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु के धातु पृष्ठ पर गिरता है तब धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। देखिए ये जो लाइन बोली है निश्चित न्यूनतम आवृत्ति, देखिए जब कोई सपोज करो कि ये कोई एक मेटल है और इसकी सरफेस पर ये फोटॉन्स डल रहे हैं, फोटोन का ऐसे बनाएंगे हम, तो और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है यहाँ से। तो देखिए यदि फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है, फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू, यदि एक निश्चित फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से कम है, ठीक है, तब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। इसलिए बोला है कि निश्चित न्यूनतम आवृत्ति, मतलब ये निश्चित न्यूनतम आवृत्ति जो है इसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और जो आवश्यक फ्रीक्वेंसी है उसको, या फिर इसको देहली आवृत्ति बोलते हैं, देहली
आवृत्ति, किसको? न्यू नॉट को। यदि डलने वाले प्रकाश की आवृत्ति न्यू नॉट के या तो बराबर हो या फिर न्यू नॉट से ज़्यादा हो, तभी ये कंडीशन बनती है कि इलेक्ट्रॉन का यहाँ से उत्सर्जन होगा। ठीक है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन एक मतलब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन किसी भी मेटल सरफेस से तभी संभव है, वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से मुक्त करने के लिए आवश्यक हो। देखिए, धातु की सतह से मुक्त करने के लिए, देखिए जो ये हमारा देहली आवृत्ति है न्यू नोट है, उसके करस्पॉन्ड एनर्जी भी होगी। तो वो एनर्जी क्या होगी? एच न्यू नोट। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम डब्लू से शो करते हैं और इसको बोलते हैं हम वर्क फंक्शन। और देखिए डायरेक्टली रिलेट होता है उस मैटर से जिस मैटर पर इलेक्ट्रॉन जो प्रकाश का बीम है, लाइट बीम है, वो इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है। तो ये डायरेक्ट संपर्क करता है किससे? धातु से। और इसको क्या कहते हैं? इसको फोटो जो भी है धातु। ठीक है। तो इसको ये बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो ये मेन थिंग है कि इससे इलेक्ट्रॉन को, इस धातु की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को यदि उत्सर्जित करना है तो जो प्रकाश किरण इस पर वेव जो है प्रकाश की या किरण जो है वो इस पर जो इंसिडेंट हो रही है उसकी आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति से ज़्यादा होनी चाहिए, निश्चित आवृत्ति से ज़्यादा होनी चाहिए। और इस निश्चित आवृत्ति या देहली आवृत्ति थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्ड जो एनर्जी है उसको W से डिनोट करते हैं और E से E नोट से भी डिनोट कर देते हैं और इसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। और वर्क फंक्शन डायरेक्ट रिलेट होता है फोटो धातु, मतलब जो ये जो धातु होती है इससे रिलेट होता है। अलग अलग धातु का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है, अलग अलग धातु की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या देहली आवृत्ति अलग अलग होती है। अब इसमें क्या हुआ कि जैसे सपोज करो कि जो लैम्डा है, जो फ्रीक्वेंसी है, तो देखिए जो हमारा लैम्डा जो तरंग दैर्ध्य है उसको हम इससे रिलेट करेंगे। क्या करेंगे कि जो एनर्जी है वो ऑलवेज वर्क फंक्शन से या तो बराबर हो या जीरो हो। वर्क फंक्शन जो कि रिलेट होता है किससे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, इससे ज़्यादा हो। अच्छा, जो हमारा फोटोन होता है उसकी एनर्जी कितनी होती है? उसकी एनर्जी एच न्यू होता है, जैसे कि मैंने पहले, तो इसको एच न्यू लिख देंगे। एच न्यू मतलब ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डब्लू, वर्क फंक्शन। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? न्यू कैसे लिख सकते हैं? न्यू को ऐसे लिख सकते हैं हम डब्लू अपॉन एच। ओके। तो डब्लू अपॉन एच ये जो हमें क्वांटिटी मिली इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति है। ये क्या है? क्योंकि आवृत्ति है तो ये जो है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसके प्राप्त होने पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। इसे देहली आवृत्ति कहते हैं या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ठीक है। और इसको किससे? म्यू नोट से शो कर देते हैं। तो म्यू नोट की वैल्यू कितनी हो गई? डब्लू अपॉन एच हो गई। और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? म्यू नोट को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर देखो एच को इधर लेकर जाइए। जो समीकरण हमारी फर्स्ट है ये वाली, ये समीकरण हमारी फर्स्ट थी। ठीक है। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? इसको एस सी अपॉन लैम्डा, और ये क्या है? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डब्लू। तो यहाँ पर देखिए लैम्डा, क्योंकि लैम्डा इधर है तो लैम्डा को हम इधर पहुँचाएंगे तो क्या हो जाएगा? एच सी अपॉन डब्लू ग्रेटर देन ये वाला लैम्डा। ओके। तो यहाँ पर एस सी अपॉन डब्लू ये वाली क्वांटिटी क्या है? प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए आवश्यक महत्तम तरंग दैर्ध्य है। मतलब ये क्या है? मैक्सिमम वेवलेंथ। ठीक है। किसके लिए?
फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ है। और इस मैक्सिमम वेवलेंथ को हम किससे लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं इस तरह से hc/W। ओके, ये मैक्सिमम वेवलेंथ का फॉर्मूला है और ये मैक्सिमम ये मिनिमम उसका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ का फॉर्मूला है और ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। और देखिए जब ये जो लैम्डा है, लैम्डा नोट की वैल्यू किससे, मतलब एक पर्टिकुलर लैम्डा से अगर ज़्यादा है या उसके बराबर है तभी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव है। जिस तरह से फ्रीक्वेंसी जो लाइट फोटो मेटल पर पड़ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी एक लेवल से अगर ऊपर है या बराबर है तभी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव है। इसी तरह से यदि लैम्डा एक वैल्यू से ज़्यादा है तभी उसकी से एक वैल्यू से कम है, सॉरी मैं ज़्यादा बोल दिया, एक वैल्यू से कम है तभी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव है। ओके, देखिए सन 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया। प्रकाश वैद्युत प्रभाव को पूरी तरह से उन्होंने, और इसमें कौन सा सिद्धांत लगाया उन्होंने, क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम थ्योरी। उन्होंने क्वांटम थ्योरी के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया। देखिए उन्होंने क्या बताया कि जिस तरह से ये मेटल है, इस मेटल की सरफेस पर जो फोटोन डल रहा है, फोटोन जो इस पे इसको हिट कर रहा है फोटोन, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है, ये फोटोन है। तो उन्होंने बताया कि भाई जो फोटोन इसके ऊपर डल रहा है वो क्या है, उसकी एनर्जी जो एच न्यू है, उस फोटोन की एनर्जी दो तरह से यूज होती है। नंबर एक, देखिए इस जो मेटल के अंदर इस तरह से परमाणु होंगे और परमाणुओं के मिलने से अणु बनते हैं। ठीक है, तो जब वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का एक फोटोन या कम या पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से बराबर या फिर उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का जो फोटोन है, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे ज़्यादा का जो फोटोन है, जब उसके ऊपर एमिट होगा तो अंदर से वो अपनी पूरी एनर्जी किसको देगा, किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन को दे देगा। अब वो इलेक्ट्रॉन अंदर के किसी अंदर वाली सेल से या अंदर इस सरफेस के अंदर से बाहर आने तक जो एनर्जी लेगा वो एनर्जी हमारे वर्क फंक्शन के बराबर होगी। और वर्क फंक्शन जो होता है वो अभी मैंने बताया किसके बराबर होता है, एच न्यू नोट के बराबर होता है। तो पहली वाली एनर्जी जो यूज हुई वो हुई वर्क फंक्शन के रूप में। किसके रूप में, वर्क फंक्शन के रूप में। वो एनर्जी अंदर से इलेक्ट्रॉन को उसकी सरफेस तक लाने में जो एनर्जी यूज हुई, तो इस वाली एनर्जी का एच लैम्डा का एक जो यूज हुआ है वो ये हुआ है सरफेस तक इलेक्ट्रॉन को लाने में। तो वो किसके बराबर होगा, एच न्यू नोट के बराबर होगा। दूसरा, अब देखिए जब सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ उत्सर्जित होता है तो उसका क्या होता है, वो काइनेटिक एनर्जी एक वेलोसिटी के साथ में मूव करता है। तो जब कोई पार्टिकल वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा हो तो उसमें एनर्जी जो होती है वो उसको क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इसका जो रिमाइनिंग पार्ट है, जो बचा हुआ पार्ट है, वो उस इलेक्ट्रॉन को उसको उत्सर्जन के लिए जो एनर्जी उसको चाहिए होती है, मूव करने के लिए एनर्जी, उस टोटल एनर्जी को में कंप्लीट हो जाता है। तो अगर हम इसको लिखेंगे कि जो फोटोन की एनर्जी है वो किस में डिवाइड हो रही है, W+K काइनेटिक एनर्जी में, गतिज ऊर्जा में, और कार्यफलन, सबसे पहले कार्यफलन का मतलब है वर्क फंक्शन, और दूसरा काइनेटिक
एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के और वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन को हम कैसे लिखेंगे, एच न्यू नोट प्लस 1/2 mv², एच न्यू। अब हम यदि इसको इधर भेज दें तो 1/2 mv² इक्वस टू किसका कितना हो जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, और ये किसके बराबर हो जाएगा, एच बार न्यू माइनस न्यू नोट। तो ये जो हमारी जो ये मिली है हमें क्या कहते हैं इक्वेशन, 1/2 mv² इक्वस टू एच न्यू माइनस न्यू नोट। देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलते हैं भाई इसको, ठीक है। और ये जो वेलोसिटी है इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है, क्या है ये, मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो जो फोटोन की एनर्जी है वो दो तरह से यूज होती है। नंबर एक, उसको अंदर से बाहर सरफेस तक लाने में जो एनर्जी होती है वो होती है वर्क फंक्शन के बराबर, और डिपेंड करती है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या फिर उसको बोल देते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर। और उसके बाद में जो रिमाइनिंग एनर्जी यूज होती है वो होती है उसको काइनेटिक एनर्जी देने के लिए, टू मूव बाय वेलोसिटी v, ठीक है। तो इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। अब देखिए जो हमने एक बैटरी, हमने ये जो सिस्टम बनाया था ये वाला प्लेट वाला, तो इसमें हमने एक बैटरी लगाई थी, ठीक है। अब इधर प्लस था इधर माइनस था, तो एक पर्टिकुलर एक ऋण विभव नेगेटिव पोटेंशियल जब हम बढ़ाएंगे तो उस पर क्या होगा, जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाते रहेंगे ऐसे ऐसे धारा का मान क्या होता कम होता चला जाएगा। और एक पर्टिकुलर वैल्यू पर, किसकी, पोटेंशियल की पर्टिकुलर वैल्यू पर धारा का मान जो है वो बिल्कुल शून्य हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर जा रहे थे, उनका जो धारा, उनका जाना रुक जाएगा, और उस कारण क्या होगा, ये जो धारा का मान है वो रुक जाएगा। तो वह वह अधिकतम वह अधिकतम विभव, कौन सा, ऋण विभव, नेगेटिव, जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है, इसको क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बोलते हैं निरोधी विभव, निरोधी विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या बोलते हैं इसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब देखिए ये स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ये एनर्जी के बराबर होगा, तो इस स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम क्या बोल सकते हैं, ई बी इक्वस टू एच न्यू माइनस न्यू नोट, या फिर ये बराबर हो जाएगा 1/2 mv मैक्स स्क्वायर के। तो ये भी हमें एक इक्वेशन अदर मिलती है किसमें, पोटेंशियल के फॉर्म में। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। और देखिए हम जो हमारी फोटो करंट है, फोटो करंट किस प्रकार से अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, इसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला होता है तीव्रता, सबसे पहला तीव्रता, इंटेंसिटी। देखिए जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ती है, इंटेंसिटी बढ़ती है, ऐसे ऐसे उत्सर्जन की दर बढ़ती चली जाती है। मतलब अगर ये एक मेटल है, मेटल सरफेस है, जो फोटोन इस पर इंसिडेंट हो रहा है उसकी
जो फ्रीक्वेंसी न्यू है, यदि वो फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे ज़्यादा है तभी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव है। ठीक है, तो ये इंटेंसिटी जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट रिलेट होती है, तो हम कह सकते हैं कि उत्सर्जन की दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इंटेंसिटी के। ठीक है, उत्सर्जन की दर, उत्सर्जन की दर प्रोपोर्शनल होती है किसके, तीव्रता के, तीव्रता के। तो जैसे या जितनी तीव्रता की लाइट उस पर इंसिडेंट होगी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन मेटल सरफेस से होगा। अब यदि हम इसका ग्राफ देख लें, इसका ग्राफ, तो देखिए ग्राफ में क्या होगा, इस तरह से ग्राफ आएगा इसका, और ग्राफ में क्या होगा, देखिए पोटेंशियल है, इधर को पॉजिटिव इधर को निगेटिव, ये बी नोट है, और यहाँ से क्या हो रहा है, ये इस तरह से दो हमें लाइनें मिल रही हैं, और ये करंट आई, धारा बढ़ रही है इधर की ओर। तो जो एक्स एक्सिस है उधर की ओर धारा बढ़ रही है, सॉरी उधर की ओर पोटेंशियल बढ़ रहा है, विभवांतर, और जो बाई एक्सिस है उधर की ओर क्या बढ़ रहा है, उधर की ओर हमारी धारा बढ़ रही है। तो देखिए ये आई है, ये 2i है, तो देखिए इस आई पर जो धारा है वो कम मिल रही है, और जब दुगनी हो रही है तो धारा बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे तीव्रता बढ़ रही है, ये तीव्रता है, ये आई जो है ये इंटेंसिटी शो कर रही है, तो तीव्रता जैसे जैसे बढ़ रही है ऐसे ऐसे हमारी उत्सर्जन की दर या धारा बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ये उसका ग्राफ है, और ये जो है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये नेगेटिव पोटेंशियल है ना, तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जो धारा के प्रवाह को रोकने के लिए रिक्वायर होता है। अधिकतम पोटेंशियल, अधिकतम ऋणात्मक पोटेंशियल धारा के प्रवाह को रोक देता है। अब देखिए दूसरा जो फैक्टर है जिस पर ये डिपेंड करती है, दूसरा फैक्टर है, दूसरा फैक्टर है आवृत्ति, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। तो देखिए जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज के इक्वल या बराबर यदि फ्रीक्वेंसी है तभी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तभी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। तो देखिए हमारी जो फोटो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग 1/2 mv² इक्वल्स टू h ν9 माइनस न्यू नोट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है ऐसे ऐसे जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी, वो बढ़ती चली जाती है। तो देखिए हम अगर लिख लें यहाँ पे कैसे करेंगे, तो एक ग्राफ बनाते हैं हम यहाँ पे। ग्राफ में ये है वी नोट और ये विभवांतर है भाई, विभवांतर, इधर की ओर विभवांतर बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें एक इस तरह से ढलान मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें काइनेटिक एनर्जी है, इस एक्सिस के अलोंग काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और इसके अलोंग जो है, सॉरी विभवांतर नहीं, इधर की ओर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो देखिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से पहले यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक के रीजन में हमें कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं मिल रही है। मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी का जो रीजन है, ये वाला फ्रीक्वेंसी का रीजन कैसा है, ये फ्रीक्वेंसी इस म्यू नोट से कम है। तो मैंने बताया कि म्यू नोट क्या है, देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति। तो इस देहली आवृत्ति से यदि कम फ्रीक्वेंसी का फोटोन एमिट इंसिडेंट होगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित नहीं होगा। ठीक है, तो अगर जब ये फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है तभी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है ऐसे ऐसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाती है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि आवृत्ति बढ़ने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, अब देखिए तीसरा फैक्टर है वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, कार्यफलन, कार्यफलन।
फलन जिसको हमने W से डिनोट किया था। तो देखिए W क्या है, W किसके बराबर है, h न्यू नोट के। तो फ्रीक्वेंसी है ये, वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है, एक जो देहली आवृत्ति थर्ड फ्रीक्वेंसी है। यदि हम इसका एक ग्राफ बना दें तो देखिए ग्राफ इस तरह से बनेगा। अलग अलग हम क्या ले लें, फोटो मेटल ले लें। तो फोटो मेटल ये काइनेटिक एनर्जी है, इसके अलोंग बढ़ रही है, और ये हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। ये म्यू नॉट फर्स्ट है और ये वाली म्यू नॉट 2 है, म्यू नॉट 2 है। तो देखिए ये कोई और पदार्थ है, ये मान लो कोई ए मेटल है, ये बी मेटल है, ठीक है। तो बी मेटल जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इस ए मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर जब फ्रीक्वेंसी आएगी तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। अच्छा, दूसरी वाली जब फिर बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी, तो दूसरे वाले मेटल के बराबर जब फ्रीक्वेंसी आएगी तभी उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग धातुओं का कार्यफलन कैसा होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो अलग अलग धातुएं करस्पॉन्ड जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो भी अलग होगी और उसका कार्यफलन भी अलग अलग होगा, ठीक है। सबसे मेन थिंग जो है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो नियम है, तो पहला नियम ये है कि जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर R वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी के। द रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। दूसरी बात, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी E के mv², ठीक है, निर्भर नहीं करती किस पर निर्भर नहीं करती, तीव्रता पर निर्भर, इंटेंसिटी पर निर्भर नहीं करती, किस पर, तीव्रता पर, ठीक है। तीसरी बात, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा अपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ती है। अधिकतम गतिज ऊर्जा देखिए 1/2 mv² इक्वल्स टू किसके क्या है, म्यू माइनस म्यू नॉट, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो इसमें देखिए 1/2 mv² बढ़ेगी कब, जब उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने पर इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। चौथा, यदि अपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है, देखिए यदि जो हमारा जो फोटोन उसके ऊपर इमिट हो रहा है, यदि उसकी आवृत्ति एक पर्टिकुलर आवृत्ति से कम है जिसको देहली आवृत्ति कहते हैं, तब इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। ये मैं कई बार, कम से कम 10 बार एक्सप्लेन इसमें कर चुका हूँ, ठीक है। दूसरी इसके बाद में जो है हाँ, और एक बात हो रही है, जो अभी मैंने जिस ग्राफ के माध्यम से बताया था, ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, देहली आवृत्ति, ये अलग अलग प्रकार के पदार्थ के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। इसके बाद में जो आता है वो आता है धातु के प्रकाश के पृष्ठ पर गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, ठीक है। देखिए पांचवा नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा एजुकेशनल है। इसमें ये बता रहा है कि जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन है, जब किसी मेटल के ऊपर फोटोन एमिट होता है तो तभी एकदम तुरंत वहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो जाता है, ठीक है। अर्थात प्रकाश के पृष्ठ पर गिरने और इलेक्ट्रॉन के पृष्ठ से बाहर जाने के बीच में कोई समयावस्था नहीं होती,
जैसे ही इस पर प्रकाश का बीम गिरता है ऐसे ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है और इसके बीच में कोई समय पश्चता नहीं होती है। ओके, अब देखिए सबसे मेन थिंग जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर प्रकाश का तरंग सिद्धांत। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने सिर्फ सीखा है कि प्रकाश जो विकिरण है वो किस तरह से एक जो कण की भांति कार्य करता है, पार्टिकल की नेचर को शो करता है। लेकिन अब इसके बाद में एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने सबसे पहले ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है और जो वेव है, या कोई भी पार्टिकल आप ले सकते हैं, कोई भी वेव ले सकते हैं, तो जो विकिरण है वो वेव और पार्टिकल दोनों की ही कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। और उसी के संबंध में डी ब्रोगली ने एक इक्वेशन दिया और जो बहुत ही ब्यूटीफुल इक्वेशन है और दोनों ही बातों को एक साथ एक्सप्लेन कर देता है। तो उन्होंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स का यूज़ करके क्या हुआ, उन्होंने बताया कि जो किसी भी लाइट रे होती है, मतलब जो फोटोन से बनी होती है, तो उसकी जो एनर्जी होती है वो एच न्यू होती है। सबसे पहली बात उन्होंने ये बताई, ठीक है। यदि फोटोन एम द्रव्यमान का कण मान लिया जाए, पहली बात तो उन्होंने ये बताई। दूसरी बात उन्होंने बताया यदि फोटोन को एक एम द्रव्यमान का पार्टिकल मान लिया जाए तो आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार उसकी ऊर्जा जो होगी फोटोन की वो होगी E बराबर mc²। ठीक है, किससे बताया ये, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये बात बताई जो कि हमें भी बहुत अच्छी तरह से पता है, आपको भी पता होगी। इसमें अब उन्होंने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिखा। जो एच न्यू इक्वल्स टू mc², ये बात उन्होंने लिख दी। और उसके बाद में क्या किया उन्होंने, m को यहीं पर रहने दिया और c को यहाँ पे भेज दिया, तो h न्यू अपॉन c²। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, देखिए न्यू जो होता है वो होता है c अपॉन लैम्डा, तो हम इसको लिख सकते हैं h अपॉन c² इंटू c अपॉन लैम्डा। इस c से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो m इक्वल्स टू h अपॉन c लैम्डा। अब c को इधर पहुँचा देंगे हम, जब c को इधर पहुँचाएंगे तो क्या हो जाएगा, mc इक्वल्स टू h अपॉन लैम्डा। अब देखिए ये चाल है और ये मास है, तो मास और चाल का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसको हम कहते हैं क्या, मोमेंटम। क्या बोलते हैं, मोमेंटम। तो इसको क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं और यहाँ पे h अपॉन लैम्डा। तो ये डी ब्रोगली इक्वेशन है। डी ब्रोगली इक्वेशन, तो डी ब्रोगली ने ये इक्वेशन बताई। अब देखिए अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कि इस इक्वेशन का क्या फिजिकल इंटरप्रिटेशन। देखिए जो डी ब्रोगली इक्वेशन है, इसको हम लिख सकते हैं P इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा। ठीक है, अब देखिए P क्या है, यहाँ पर P है मोमेंटम, और मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल्स टू होता है mb। P का मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, ये हमारा मोमेंटम होता है। ठीक है, अब देखिए मोमेंटम, बिकॉज m क्या है, कण है, किसी कण का किसी पार्टिकल का एक पर्टिकुलर मास, उसकी एक अपनी इंट्रेंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसका मास। तो मास के साथ में मोमेंटम रिलेट है। तो मास का मतलब क्या कि डायरेक्ट संबंध किससे है, कण से। तो ये जो मोमेंटम है इसका संबंध किससे हो गया, कण से। तो जो P है वो क्या क्या बता रहा है इसमें,
इस इक्वेशन के आधार पर P क्या बता रहा है? P बता रहा है कण की प्रकृति, कण की प्रकृति। P जो है कण की प्रकृति बता रहा है। अब बात आती है लैम्डा की। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। देखिए वेवलेंथ क्या है? जो वेव होती है उसके द्वारा चली गई दूरी क्या है? उसके द्वारा चली गई, तरंग द्वारा तय की गई कुल दूरी। अलग अलग प्रकार के जो प्रकाश होते हैं, अलग अलग प्रकार की जो लाइट होती है उसकी अलग अलग प्रकार की तरंग दैर्ध्य होती है। तो उसके अनुसार जो लैम्डा है वो किससे रिलेट है? तरंग से। किससे? तरंग से। तो क्या ये लैम्डा क्या रिप्रेजेंट कर रहा? तरंग प्रकृति। तो इस इक्वेशन के अनुसार तरंग और कण दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ में रिलेट हो रहे हैं। तो डी ब्रोगली ने माना कि प्रकाश की अनुरूपता के अनुसार गतिमान द्रव्य कण के साथ संबद्ध तरंगदैर्ध्य लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो पी, जहां पी कण का संवेग है। यदि कण का द्रव्यमान m है तब वह b वेग से गतिमान है, तो कण का संवेग क्या होगा? क्या होगा? p इक्वल्स टू एम बी। अतः गतिमान कण के साथ संबद्ध तरंगदैर्ध्य क्या है? लैम्डा। तो देखिए जो भी कण गतिमान होता है उसके साथ में एक तरंगदैर्ध्य क्या होती है? रिलेट होती है। उसके साथ में एक तरंगदैर्ध्य रिलेट होती है। तो ये क्या है? और इसको एक बात और बोलते हैं, इसको डी ब्रोगली हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। इसको डी ब्रोगली हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में इलेक्ट्रॉन से बद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य। देखिए सबसे पहली बात है हमें मिला क्या? लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। अब हम इसको पी को, इस लैम्डा को काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करेंगे। देखिए किसी भी कण की जो काइनेटिक एनर्जी होती है के बराबर होती है 1/2 mv²। अगर हम ऊपर नीचे m से मल्टीप्लीकेशन कर दें, ऊपर m से और नीचे m से, तो क्या होगा? m²b²/2m के इक्वल्स टू। अब के इक्वल्स टू किसके बराबर आ रहा है? p²/2m। इधर मल्टीप्लीकेशन करो तो p² किसके बराबर हो जाएगा? 2m के 2m के बराबर हो जाएगा p²। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी? p की वैल्यू हो जाएगी √2m के। अब इस p की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी h/√2m के। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा का रिलेशन हो गया। अच्छा यहाँ से एक बात और निकल के आती है जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। लैम्डा को हम कैसे लिख सकते हैं? h/m भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें दो कंक्लूजन और मिलेंगे। देखिए ये मैं अपने पास से थोड़ा सा बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कुछ वैसा। देखिए लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/m के। तो कहने का मतलब है कि जितना कम मास होगा उतनी तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होगी। मास जो कण है, यदि कण का मास, कण जितना भी, जो गतिमान कण है जितना हल्का होगा उससे संबद्ध तरंगदैर्ध्य उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है। दूसरी बात, लैम्डा इक्वल्स टू 1/v है वेलोसिटी। तो इसमें क्या बता रहा है कि कण जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करेगा उसकी तरंगदैर्ध्य, उससे संबद्ध तरंगदैर्ध्य जो होगी उतनी ही कम होगी, और जितनी ज़्यादा कम वेलोसिटी से मूव करेगा उतनी उससे रिलेट जो तरंगदैर्ध्य होगी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये दो कंक्लूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं। ठीक है। अब देखिए हमें जो इक्वेशन मिली है तो हम एक इलेक्ट्रॉन पर विचार करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे शो करते हैं? काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को हम एच वी लिखते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसकी काइनेटिक एनर्जी इस तरह लिखते हैं, एनर्जी इस तरह लिखते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे कर लें, लैम्डा इक्वल्स टू h/√2m k, तो यहाँ पर अगर हम लगेंगे तो लैम्डा इक्वल्स टू h/√2m EB। ओके।
तो ये हमें एक इक्वेशन मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एनर्जी यदि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब यदि हम इलेक्ट्रॉन के लिए इसको शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्ड किसी एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पर जो हमारी उसके साथ में जो संबद्ध तरंग दैर्घ्य होगी वो कितनी होगी, ये हम निकालना चाहें तो देखिए जो h की वैल्यू होती है वो ये प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10 की पावर इनवर्स 34, ठीक है, जूल पर सेकंड, ठीक है, ये इसका मात्रक होता है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन का चार्ज E इक्वस टू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर इनवर्स 19 कूलम, और उसके बाद में जो इसका मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर इनवर्स 31 किलोग्राम। अब इनको यदि हम इसमें पुट कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन से संबद्ध जो तरंग दैर्घ्य आती है उसका मान होता है 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम, ठीक है, इतना इससे इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग दैर्घ्य। तो देखिए जैसे हम पोटेंशियल यहाँ पर रखेंगे तो उससे संबद्ध इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य हमें मिल जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ एट ए पर्टिकुलर पोटेंशियल, ठीक है। अब देखिए इसी फॉर्मूले को हम एक तरह से और लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन रूट 2m के। देखिए जो हमारा जब किसी ताप पर जो हमारी एनर्जी, इसको के से नहीं ई से लिख सकते हैं, ई भी लिख सकते हैं, जो एनर्जी होती है वो होती है 3/2 kT। किसी ताप पर टेम्परेचर टी पर जो ये हमारी एनर्जी होती है ये होता है बोल्टजमैन कांस्टेंट है के। तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी पार्टिकल को एनर्जी होती है वो ये होती है। तो यदि हम इसको यहाँ पुट करेंगे तो लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन रूट 2m रू इंटू 3/2 और के टी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो लैम्डा की वैल्यू हो गई एच अपॉन रूट 3m के टी। तो इस तरह से हम टेम्परेचर को भी किससे जो तरंग दैर्घ्य है उससे हम क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, और यहाँ से हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशन मिलेगा, क्या मिलेगा, टी। तो देखिए जो तरंग दैर्घ्य होती है वो टेम्परेचर के रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ऐसे ऐसे तरंग दैर्घ्य उससे संबंधित घटती है, ठीक है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा ऐसे ऐसे टेम्परेचर जो ये क्या कहते हैं तरंग दैर्घ्य है वो बढ़ेगी, घटने पर बढ़ेगी और बढ़ने पर घटेगी। ओके, तो इन दिस चैप्टर ये इनफ है। देखिए बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बिल्कुल इनफ है बिल्कुल इसमें। और इसमें तुम्हें क्या क्या करना है, देखिए सबसे पहली बात है प्रकाश वैद्युत प्रभाव को आप अच्छी तरह करेंगे। दूसरी बात डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो मैंने बताई है, जो अभी तक मैं बता रहा हूँ उसको अच्छी तरह करेंगे। और जो विकिरण सिद्धांत है उसको आप बहुत अच्छी तरह करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स।